सो हे स्टूडेंट्स, अभी हम देखने वाले हैं जनरल अकाउंट ऑफ वायरसेस। ठीक है, जनरल अकाउंट ऑफ वायरसेस में हम वायरसेस के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देन हम पूरा डिटेल उनका स्टडी करेंगे। ठीक है, उनका साइज़ कितना होता है, देन हम वायरस सिमेट्री के बारे में भी बातें करेंगे, देन उनके सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में भी डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका वायरल एनवॉल्प क्या होता है, वायरल न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ये सब के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो पहले तो देखिए, जो हमारे वायरसेस होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन सेलुलर फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको ये पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि जो हमारे वायरसेस होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, ए सेल्यूलर। ठीक है, ए सेल्यूलर यानी कि उनके पास सेल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि उनके पास सेल नहीं होता है इसलिए हम कभी कभार उन्हें क्या कह देते हैं कि वो नॉन लिविंग है। ठीक है, और आप लोगों को पहले भी पता होगा कि मैं अपने पहले लेक्चर्स में भी पहले भी बता चुकी हूँ कि जो आपके वायरसेस हैं, ना ही उन्हें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कंसिडर किया जाता है और ना ही उन्हें नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो उनके पास लिविंग के भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं और साथ ही साथ नॉन लिविंग के भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए वो क्या फॉर्मेशन करते हैं, बॉर्डर लाइन। ओके, वो क्या फॉर्मेशन करते हैं, बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, ओके, तो पहला तो हो गया, हमारे जो वायरसेस होते हैं नॉन सेल्यूलर यानी कि उनके पास कोई भी तरह का सेल नहीं होता है। ओके, देन आता है हमारा ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट। ठीक है, अगर उनके पास सेल नहीं होता है तो उनके पास क्या होता है, उनके पास उनका न्यूक्लियर मटेरियल होता है। ठीक है, उनके पास क्या होता है, उनका न्यूक्लियर मटेरियल, और उनके पास होता है कैप्सिड। ठीक है, क्या होता है, कैप्सिड। तो एक्चुअली ये कैप्सिड क्या होता है, ये उनका एक प्रोटीन कवरिंग होता है। ठीक है, तो लेट इट बी, ये मेरा वायरल जीनोम है। ठीक है, वायरल जीनोम यानी कि ये वायरस का न्यूक्लिक एसिड है, जैसे कि ये डीएनए भी हो सकता है, देन ये मेरा आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, और इसके चारों ओर मेरा क्या है, कैप्सिड है। ठीक है, इसे मैं क्या कहती हूँ, कैप्सिड, या फिर इसे प्रोटीन कवरिंग भी कहा जाता है। तो ये जो कैप्सिड है इसका क्या काम है, हम ओवरऑल कह सकते हैं कि ये मेरे न्यूक्लियर मटेरियल को प्रोटेक्शन देता है। ओके, सो आई होप आपको ये नॉन सेल्यूलर लाइफ फॉर्म्स का मतलब समझ में आ गया। देन आता है आपका ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट। ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट क्या होता है, ऑब्लिगेट यानी कि इनको अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए और एक होस्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, देन हमारे जो वायरसेस होते हैं वो दो फेजेस में एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर, दूसरा होता है हमारा इंट्रासेल्यूलर। ठीक है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल जा रहा होगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब क्या होता है, ये आउट ऑफ द होस्ट सेल या फिर आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द होस्ट सेल रहते हैं। ठीक है, तो मेनली हमें ये भी पता है कि जो वायरसेस होते हैं जब भी वो होस्ट बॉडी के अंदर जाते हैं वो होस्ट बॉडी के सेल्स को हाईजैक कर लेते हैं, उनके सेल के मशीनरी को हाईजैक कर लेते हैं, और हम ओवरऑल कह सकते हैं कि वो होस्ट बॉडी के सेल को अपना सेल बना देते हैं। राइट, वो होस्ट बॉडी के सेल को या अपना घर बना के वहीं पे अपना ग्रोथ वगैरह करते हैं। ठीक है, ग्रोथ, रेप्लिकेशन, वो सब प्रोसेसेस वही सेल को यूज़ करके करते हैं। लेकिन इनका क्या हाल होता है जब ये बाहर रहते हैं, यानी कि जब ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर पैरासाइट होके रहते हैं तो वो कैसे रहते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर यानी कि नाम से ही पता चल जा रहा है, आउट ऑफ द सेल। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब भी ये आउट ऑफ द सेल रहते हैं, जब भी ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर पैरासाइट होकर रहते हैं, पहली बात तो ये क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। ठीक है, इनर्ट होते हैं। इनर्ट यानी कि इनके अंदर कोई भी लाइफ प्रोसेसेस नहीं होता है। ठीक है, और ये कोई भी मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ यानी कि वो कोई भी तरह का मेटाबॉलिज्म शो नहीं करते हैं। मेटाबॉलिज्म फिर से आपका दो तरह का है, एक होता है आपका एनाबॉलिज्म, दूसरा है आपका कैटाबॉलिज्म। जो आपका एनाबॉलिज्म होता है वो आपका कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है, जबकि आपका कैटाबॉलिज्म क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ओके, तो मैं जो भी पढ़ा दी हूँ ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्लासेस में, मैं वो भी रिवाइज़ कर दे रही हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए। तो आई होप आपको समझ में आया कि जब भी वायरसेस एक्स्ट्रा सेल्यूलर पैरासाइट होकर रहते हैं या फिर जब भी वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं और कोई भी तरह का मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज़ शो नहीं करते। ठीक है, या फिर परफॉर्म नहीं करते। और जब भी वो आउट ऑफ द सेल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, विरियन कहा जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया विरियन क्या है, जब भी वायरस आउट ऑफ द सेल होते हैं या फिर आउट ऑफ द होस्ट बॉडी होते हैं। ठीक है, तो वो पूरी तरह से इनर्ट रहते हैं, साथ ही साथ वो कोई भी तरह का मेटाबॉलिकल फंक्शंस परफॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, और हम इसे ही क्या कहते हैं, विरियन कहते हैं। ठीक है, और देन हम देखेंगे इंट्रासेल्यूलर फेज़ में क्या होता है। ठीक है, इंट्रासेल्यूलर फेज़ यानी कि जब वो होस्ट बॉडी के सेल के अंदर होता है या फिर जब वो होस्ट बॉडी के सेल्स को यूज़ करता है। ठीक है, तब हम उसे कहते हैं कि यह अभी इंट्रासेल्यूलर फेज में है।
तो देखिए जब वो इंट्रासेल्युलर फेज़ में होता है तो वो क्या करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वायरस क्या करता है, रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है। वायरसेस के पास तो जीनोम होता है, राइट, जीनोम यानी कि उसके पास जो डीएनए या फिर आरएनए होता है, हम उसे वायरस का जीनोम कहते हैं या फिर वायरल जीनोम भी कह सकते हैं। गॉट इट। तो जब भी वो होस्ट बॉडी के अंदर आ जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये अभी इंट्रासेल्युलर पैरासाइट हो गया है या फिर इंट्रासेल्युलर फेज में अभी वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और जब भी वो होस्ट बॉडी के अंदर आ जाता है वो अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस को सभी स्टार्ट कर देता है, ठीक है। वो अपना मेटाबॉलिज्म सब लाइफ प्रोसेसेस को स्टार्ट कर देता है। साथ ही साथ उसकी कोशिश यही रहती है कि वो रेप्लिकेट कर सके, ठीक है। वो रेप्लिकेट करके अपनी नंबर बढ़ाता है। देन नेक्स्ट, जो हमारे वायरसेस होते हैं, वायरसेस के पास कोई भी तरह का ऑर्गेनल्स नहीं होता है, ठीक है। वायरसेस के पास कोई भी तरह का कहाँ गया, हाँ, वायरसेस के पास कोई भी तरह का ऑर्गेनल्स नहीं होता है। ऑर्गेनल्स यानी कि आपके पास मतलब हमारे पास तो नहीं है सेल वॉल, जैसे कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है, जैसे कि हमारे और भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि आपका सेल वॉल हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियड हो गया। तो ऐसा कोई भी तरह का सेल ऑर्गेनल्स वायरसेस के पास नहीं देखने को मिलता है। इवन इनके पास एंजाइम्स भी नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब कई वायरसेस होते हैं जिनके पास खुद का एंजाइम होता है, लेकिन बहुतों के पास अपना एंजाइम भी नहीं होता है। तो अल्टीमेटली वो अपना प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं कर पाते हैं। तो वो अपना ग्रोथ या फिर रेप्लिकेशन ये सब के लिए अपना प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करते हैं, तो डेफिनेटली वो होस्ट सेल का यूज़ करते हैं, ठीक है। वो क्या यूज़ करते हैं, होस्ट सेल को यूज़ करके, उसके मैसिनरी को यूज़ करके ये अपना ग्रोथ, रेप्लिकेशन सब, अपना लाइफ प्रोसेसेस सब ये करते हैं, ठीक है। और एक बात अच्छे से याद रख लीजिए कि जो हमारा जो वायरस है वो कभी भी आउटसाइड द होस्ट सेल वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करना होगा, ठीक है। मतलब वायरस जो है वो आउट ऑफ द बॉडी या फिर आउट ऑफ द होस्ट सेल वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाता, तो हमें वो मशीनरी को स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आउट ऑफ द सेल या फिर आउट ऑफ द होस्ट सेल उसको ऐसा क्या नहीं मिल पाता, ठीक है। मतलब उसके पास मतलब ऐसा क्या लैक रह जाता है जिसकी वजह से वो अपना मेटाबॉलिज्म साथ ही साथ रेप्लिकेशन ऐसा कोई भी प्रोसेसेस नहीं कर पाता। अगर हम उसे अच्छे से समझ लें तो हम कहीं ना कहीं एंटीवायरल ड्रग्स भी बना सकते हैं, ठीक है। एंटीवायरल ड्रग्स यानी कि जब भी हमें कोई वायरल डिजीज़ हो तो हम उसके अगेंस्ट में तो एंटीबैक्टीरिया नहीं खा सकते, यानी कि एंटीबायोटिक्स तो नहीं खा सकते। तो ये पॉइंट आप याद रखिए। अगर कभी भी आपको वायरल डिजीज़ हो, अगर आपको कभी भी सर्दी जुकाम वगैरह हो, तो ये जनरली ये सब किसके सिम्टम्स है, कोल्ड के सिम्टम्स है, ठीक है। और जो आपका कोल्ड होता है वो राइनो वायरस नाम का एक वायरस से होता है, ठीक है। एंड इट्स नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज़। तो कभी कभार लोग क्या करते हैं, वायरल डिजीज़ में भी एंटीबैक्टीरियल्स खाते हैं या फिर एंटीबायोटिक्स खाते हैं, तो उसका कोई भी यूज़ नहीं होता है। गॉट इट। या तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी वायरस एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, ठीक है, जब भी वायरस आउट ऑफ द होस्ट बॉडी रहता है, तो मतलब उसके पास मतलब जब वो आउट ऑफ द होस्ट बॉडी रहता है वहाँ पे जो जो कंडीशंस होते हैं ना, हमें कुछ उस तरह का कंडीशन ही हमें अगर बॉडी के अंदर भी उसके लिए क्रिएट कर दें तो शायद वो अपना ग्रोथ, रेप्लिकेशन वगैरह ना कर पाए, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें एक ऐसा ड्रग प्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक ऐसा एंटीवायरल ड्रग प्रोड्यूस करना पड़ेगा, मतलब जो कि उसका ग्रोथ, रेप्लिकेशन ये सबको बंद करवा दे, ठीक है। अगर हम वो बाहर जैसे रहता है, इनर्ट रहता है, अगर हम उसे जब हमारे बॉडी में जब वो घुस के डिजीज़ कॉज करता है, अगर हम तभी उसे कुछ एंटीवायरल ड्रग्स वगैरह दे के अगर हम बॉडी के अंदर भी उसे इनर्ट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारा बहुत सारा नुकसान नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर वो बॉडी के अंदर भी इनर्ट रहता है तो हमारा तो कुछ भी नुकसान नहीं होगा। तो एंटीवायरल ड्रग्स प्रोड्यूस कर पाना यह बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि वायरसेस में बहुत ही ज़्यादा म्यूटेशंस होते हैं, ठीक है। तो म्यूटेशंस क्या होते हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स सी वायरल साइज। ओके, वायरल साइज यानी कि वायरसेस के साइजेस क्या होते हैं। तो वायरसेस फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत ही छोटे होते हैं, देन वो बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे होते हैं, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेसन्स में भी ये सब पढ़ चुके हैं, राइट। Viruses are so small in size that most of them cannot be seen under light microscope, as resolution of a light microscope is limited about 200 nanometer. Okay, हम लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ करके हम वायरसेस को स्टडी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वायरसेस जो होते हैं कई 200 नैनोमीटर से भी बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें लाइट माइक्रोस्कोप में स्टडी कर पाना आसान नहीं है। और उनका जो साइज़ होता है 0.02 टू 0.3 माइक्रोमीटर तक उनका साइज़ हो सकता है, जो कि अगर मैं उन्हें नैनोमीटर में कन्वर्ट करूँ तो 20 to 300 नैनोमीटर मेरा होता है इन डायमीटर में, ठीक है। और देखिए मेरा जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसका लिमिटेशन कितना है, मतलब 200 नैनोमीटर तक, ठीक है। मतलब वो
200 नैनोमीटर उसके आसपास की जो मेजरमेंट्स होते हैं, 200 नैनोमीटर, 100 ऐसे वाले मतलब मेजरमेंट्स वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ करके देख सकते हैं। लेकिन ये जो है हमारे जो वायरसेस होते हैं वो 20 नैनोमीटर के भी होते हैं, ठीक है। तो 20 नैनोमीटर मतलब उससे 10 गुना छोटा, ठीक है। तो इसे हम लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं देख पाएंगे। तो इसे हम किससे देख पाएंगे? मेनली हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम वायरसेस को देख पाएंगे, ठीक है। ओके या देन देखिए यहाँ पर हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस का साइज़ दिया गया है। जैसे कि मेरा एक है पोलियो वायरस का साइज़ कितना है? 28 नैनोमीटर इन डायमीटर है। देन हमारे कई लार्जर वायरसेस भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि मेरा हो गया स्मॉल पॉक्स वायरस, और इसका साइज़ कितना है? मेरा 200 नैनोमीटर इन डायमीटर है, ठीक है। कुछ ऐसे भी वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया के साइज़ के इक्वल भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जैसे लिखा गया है, देखिए, सम ऑफ द लार्जर वायरसेस सच एज स्मॉल पॉक्स वायरस विच इज़ अबाउट 200 नैनोमीटर इन डायमीटर आर अबाउट द सेम साइज एज वेरी स्मॉल बैक्टीरिया माइकोप्लाज्म, ठीक है। माइकोप्लाज्मा जैसे कि आपका जो माइकोप्लाज्मा है ये सबसे छोटा सेल कहलाता है, ठीक है। तो मतलब इसके साइज़ के इक्वल के भी आपके वायरसेस देखने को मिलते हैं, यानी कि माइकोप्लाज्मा का साइज़ कितना होता है? 200 नैनोमीटर होता है, ठीक है। और आपका स्मॉल पॉक्स वायरस का साइज़ कितना होता है? ये भी मेरा 200 नैनोमीटर ही होता है। गॉट इट? हाँ, तो यहाँ पर आपका एक चार्ट दिया गया है कि आपका लाइट माइक्रोस्कोप कहाँ से कहाँ तक मेजर ले सकता है। देन आपके एनिमल सेल्स के साइज़ के कितने होते हैं, बैक्टीरिया के कितने होते हैं, वायरसेस के कितने होते हैं, प्रोटीन्स के कितने होते हैं, एटम्स के कितने होते हैं, ठीक है। आप अपने आप से ये स्टडी कर लीजिएगा। देन हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, ठीक है। मतलब एक वायरस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। जैसे कि अगर मैं ह्यूमन का स्ट्रक्चर बोलूँ तो आप क्या बोलेंगे कि ह्यूमन के पास 2 लेग्स होते हैं, देन उसके पास लिम्ब्स होते हैं, राइट, हेड होता है। तो ये सब स्ट्रक्चर बोलेंगे जब भी मैं आपको पूछूं कि ह्यूमन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। लेकिन जब भी मैं आपको पूछूं वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो आप क्या कहेंगे? अभी हम वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे वायरसेस हैं उनके पास मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जो पहला कंपोनेंट मेरा हो गया वो है मेरा प्रोटीन या फिर कैप्सिड कहते हैं उसे। मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ ड्राइंग में, राइट। एक प्रोटीन कोट होता है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। देन आता है मेरा न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और ये न्यूक्लिक एसिड को मेरा वायरल जीनोम भी कहा जाता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड या फिर वायरल जीनोम, जो कि हमारा DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है, ठीक है। ये रहेगा उसका कुछ DNA भी, RNA भी, कुछ भी हो सकता है। ये वायरल जीनोम कहलाएगा। और इसके चारों ओर क्या रहता है? मेरा प्रोटीन कोट या फिर कैप्सिड रहता है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये ओवरऑली मेरा वायरल जीनोम को प्रोटेक्शन देगा। गॉट इट? नेक्स्ट देन देखिए, जो मेरा न्यूक्लिक एसिड होता है, DNA या फिर RNA, ये ही होता है मेरा इन्फेक्शियस पार्ट ऑफ द वायरस, ठीक है। ये जो DNA या फिर RNA होता है यही मेनली हमारा इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज करवाता है, या फिर डिजीज़ करवाने के पीछे सिर्फ ये वायरल जीनोम का ही हाथ है। देन यहाँ पर देखिए वायरसेस का स्ट्रक्चर, ये जो है मेरा ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस है और इसका जो वायरल जीनोम, ठीक है, इसका जीनोमिक मटेरियल क्या है? मेरा RNA है। और इसके पास खुद का एंजाइम भी है, ठीक है। मैंने पहले भी आपको कह रखा था कि कुछ वायरसेस होते हैं जिनके पास अपना एंजाइम होता है, साथ ही साथ कुछ ऐसे भी वायरसेस होते हैं जिनके पास खुद का एंजाइम नहीं होता है। लेकिन जो मेरा ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी जो वायरस है, इसके पास खुद का एंजाइम होता है, ठीक है। देन उसके बाद इसके पास होता है अपना कैप्सिड, यानी कि अपना प्रोटीन कोट, जो कि इसके वायरल जीनोम को प्रोटेक्शन देता है। फिर इसके चारों ओर क्या होता है? आपका एनवेलप होता है, ठीक है। ये जो एनवेलप भी होता है ये सारे वायरसेस में नहीं होता है, कई वायरसेस में होता है और कई वायरसेस में ये नहीं होता है, ठीक है। फिर ये एनवेलप प्रोटीन है। तो वैसे ही ये आपका हो गया तंबाकू मोजाइक वायरसेस। देन ये हो गया आपका बैक्टीरियोफेज, ठीक है। सब में ये कैप्सिड है, देन ये आपका जीनोमिक मटेरियल है, देन ये आपके प्रोटीन्स हैं, RNA हैं, ठीक है। तो सबके जीनोमिक मटेरियल वायरल जीनोम अलग अलग रहते हैं, ठीक है। कुछ में हमारा DNA रहता है वायरल जीनोम, और हमारे कुछ में RNA रहता है वायरल जीनोम। गॉट इट? चलिए फिर अभी हम स्टडी करेंगे कैप्सिड क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैप्सिड कुछ नहीं बल्कि मेरा प्रोटीन कोट होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है? मेरा वायरल जीनोम को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट केमिकल एंड फिजिकल डैमेज, ठीक है। मतलब कोई भी तरह का केमिकल हो या फिर फिजिकल डैमेज हो, उससे ये मेरे वायरस को प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है? कैप्सिड, ठीक है। और ये मेरे वायरस को होस्ट सेल के अंदर घुसने में भी मदद करता है, ठीक है। मतलब क्योंकि उसके पास एक प्रोटीन कोट होता है तो इससे उसे आसानी हो जाती है कि वो होस्ट सेल के अंदर घुस जाए। तो ये कहीं ना कहीं उसे होस्ट सेल के अंदर घुसने में भी हेल्प करता है। देन ये जो हमारा कैप्सिड होता है ये वायरल जीनोम
के पैकेजिंग या फिर उसके असेंबली में भी हेल्प करता है, ठीक है। मतलब वायरल जीनोम सबको ये इकट्ठे करके रखने में भी ये बहुत हेल्प करता है। कौन बहुत हेल्प करता है? आपका कैप्सिड या फिर प्रोटीन कोट, ठीक है। बाकी इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, जब भी ये हमारे बॉडी में आता है ना, तो ये जो हमारा बॉडी में जो सेल्स होते हैं ये किसे रिकॉग्नाइज करते हैं? ये जो हमारा कैप्सिड होता है या फिर हमारा जो प्रोटीन कोट होता है, हमारे बॉडी वो वायरल जीनोम को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये जो कैप्सिड या फिर जो प्रोटीन कोट होता है, हमारे बॉडी सेल्स उसे रिकॉग्नाइज कर देते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारे बॉडी में उस वायरस के अगेंस्ट में क्या हो जाता है? एंटीबॉडी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, या फिर इम्यूनिटी डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कैप्सिड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ये है कि जब भी वो हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है तो ये जो कैप्सिड ही होता है जो कि एंटीजन का रोल प्ले करता है, ठीक है, और उस एंटीजन के अगेंस्ट हमारे बॉडी में एंटीबॉडी फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे भी वही लिखा गया, देखिए, द कैप्सिड एक्ट्स एज एन एंटीजन इन द होस्ट दैट इवोक्स an antibody immune responses which is the first layer of defense the host from viral infection, ठीक है। तो जो हमारा बॉडी जो फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म शो करता है वायरस के अगेंस्ट, वो किसके वजह से हो पाता है? आपका वो कैप्सिड या फिर प्रोटीन कोट के वजह से ही हो पाता है। Antibodies lock onto the outer surface of proteins of a virus and prevent it from entering the host cell, ठीक है। तो हमारे जो एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन होते हैं वो प्रोटीन कोट के अगेंस्ट में, वो एंटीबॉडीज़ आके कहाँ पे अटैच हो जाते हैं? आपके प्रोटीन कोट पे या फिर कैप्सिड में आके आपके एंटीबॉडीज़ अटैच हो जाते हैं। वो जो प्रोटीन कोट यहाँ पे एंटीजन के हिसाब से काम करता है ना, तो उस एंटीजन के अगेंस्ट में आपका जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है वो दोनों लॉक हो जाते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो वायरस है वो हमारे बॉडी को कोई भी तरह का हार्म ना पहुंचा सके। देन देखिए, देन आता है मेरा कैप्सिड। The capsid is constructed from a number of protein molecules, the structural subunit that are called protomeres, ठीक है। जो हमारा कैप्सिड है वो किसका बना हुआ है? प्रोटोमियर्स का बना हुआ है, ठीक है। याद रखिए, जो मेरा कैप्सिड है ये एक तरह का प्रोटीन कोट है, राइट। प्रोटीन कोट यानी कि ये किसका बना हुआ होगा? डेफिनेटली प्रोटीन्स का ही बना हुआ होगा। तो ये कौन से प्रोटीन यूनिट्स के मिलने के वजह से बना हुआ है? प्रोटोमियर्स, ठीक है। तो ये प्रोटोमियर्स यूनिट के मिलने से बना हुआ है, ठीक है। Then these protein molecules are arranged around the genome in precise and repetitive pattern। और ये जो हमारे प्रोटोमियर्स हैं ये क्या करते हैं? ये सोचिए वायरल जीनोम है और ये सोचिए हमारे क्या है? प्रोटोमियर्स हैं, ठीक है। तो ये उसके चारों ओर रिपीटेटिव मैनर में अरेंज होते हैं, ठीक है। रिपीटेटिव यानी कि रिपीटेड मैनर में इसके चारों ओर अरेंज होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, और यही हमारे प्रोटोमियर्स, ठीक है, यही हमारे प्रोटोमियर्स मतलब मिलके क्या बनाते हैं? कैप्सोमियर्स, ठीक है। मतलब जब भी हमें पूछा जाता है कि हमारा कैप्सिड किसका बना हुआ है, हमारा कैप्सिड बना हुआ है कैप्सोमियर्स का, ठीक है। कैप्सिड बना हुआ है कैप्सोमियर्स का। अगर हमें क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कैप्सोमियर किसका बना हुआ है, देन मैं बोलूँगी प्रोटोमियर्स, ठीक है। मेरा कैप्सिड बना हुआ है कैप्सोमियर्स और मेरा कैप्सोमियर बना हुआ है प्रोटोमियर्स। आई होप इट्स क्लियर। आई एम अगेन रिपीटिंग कि मेरा कैप्सिड बना हुआ है कैप्सोमियर्स का और मेरा कैप्सोमियर्स बना हुआ है प्रोटोमियर्स का। कैप्सिड बना हुआ है कैप्सोमियर्स का और कैप्सोमियर बना हुआ है प्रोटोमियर्स का। तो थैंक यू गाइस, हम नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।